तो अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यह पॉइंट है और यह पॉइंट भी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज और ये जो सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है कैपिटल लेटर क्यू। पॉइंट बी पे हमने रखा टेस्ट चार्ज और ये जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है स्मॉल लेटर क्यू। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो सोर्स चार्ज होगा टेस्ट चार्ज पर लगाएगा फोर्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स की वजह से होगा क्या, ये जो टेस्ट चार्ज होगा वो मूव करने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये जो टेस्ट चार्ज के मोशन के साथ जो एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगी। और जैसे ये टेस्ट चार्ज पॉइंट पी के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पर जाता जाएगा तो जो टेस्ट चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगी। जब ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में दूर जाता जाएगा तो जो टेस्ट चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, ये जो टेस्ट चार्ज है इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कैसा। तो जब ये टेस्ट चार्ज पॉइंट बी पर था तो ये टेस्ट चार्ज में एनर्जी स्टोर थी और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से टेस्ट चार्ज को मिलती है काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमें पता है 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और तीसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो ये एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बोला 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट होगा उसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। हमें पता है अगर एक ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें करना पड़ता है वर्क डन। अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट पे किया गया जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर हम लोग कोई भी सिस्टम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सिस्टम कंसीडर करें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करें या फिर मैकेनिकल सिस्टम कंसीडर करें, कोई भी सिस्टम की अगर एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वो सिस्टम पे किया गया जो वर्क डन है वो ज़्यादा है। कोई भी सिस्टम की अगर एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो सिस्टम पे किया गया जो वर्क डन होता है वो ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पे किया गया जो वर्क डन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है। हमें पता है अगर एक ऑब्जेक्ट की अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, अगर एक ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिर रहा है और वो हाइट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता क्या है, वो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करने लगता है। तो अगर ऑब्जेक्ट की अगर हाइट ज़्यादा होती है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होती है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो जो ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट की अगर हाइट कम होती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पे किया गया जो वर्क डन होता है वो कम होता है। और हाइट कम होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो भी कम होता है। तो ये जितना भी हम लोग जो समझ रहे हो वो हम लोग ये एग्जाम्पल में कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर हाइट 0 होती है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है और इसका मतलब जो वर्क डन किया गया वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 0 है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के हाइट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कम है तो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 0 होती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट की अगर हाइट ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड के कंपैरिजन में कम होती है तो ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम होता है। अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होता है मतलब हाइट 0 होती है ऑब्जेक्ट की तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है 0, जो कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। तो जितना भी हमने जो डिस्कस किया है वो हम लोग ये एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे तो पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ फ्लोर। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये ग्राउंड फ्लोर पे है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग मान लेते हैं ये है मेटल स्फीयर।
ये मेटल स्फीयर हम लोग मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको मेटल स्फीयर भी हम लोग मानते हुए चल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएंगे तो हमें कुछ करना होगा वर्क डन। तो हमने जो वर्क डन किया वो है W1 वर्क डन। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर में लेके जाएंगे तो उस केस में हमें जो वर्क डन करना होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट फ्लोर भी क्लाइम करना होगा। तो इस केस में हमने जो वर्क डन किया वो है W2 वर्क डन। सिमिलरली जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर लेके जाएंगे तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। तो हमने जो वर्क डन किया वो है W3 वर्क डन। तो जो W3 वर्क डन होगा ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट की अगर हाइट देखें तो ग्राउंड के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की सर्टेन हाइट है, तो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर ले जाएंगे तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसको हमने W4 वर्क डन नाम दिया। तो ये जो वर्क डन होगा ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा, ये जो W4 वर्क डन होगा ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्थ फ्लोर पे या फिर ये वाली पोजीशन में ऑब्जेक्ट में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पे किया गया जो वर्क डन है वो ज़्यादा है। तो जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को ये हाइट से नीचे ड्रॉप कर देंगे तो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ग्राउंड के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जब हम लोग W4 वर्क डन करेंगे उस केस में जो ऑब्जेक्ट में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब किया गया वर्क डन ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो W4 वर्क डन है वो ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्थ वाले फ्लोर पर या फिर ये वाली पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर एक्सटर्नल फैक्टर का अगर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता है या फिर अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं तो, और अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को ये सर्टेन हाइट से नीचे ड्रॉप कर देते तो जितनी भी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी एज पर दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हम लोग ये पूरे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं या फिर अगर एक्सटर्नल फैक्टर का अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता है और अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ये वाली हाइट से नीचे गिरा देते हैं तो जितनी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये ऑब्जेक्ट की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करने लगेंगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने लगेंगी। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक्सटर्नल फैक्टर का अगर इन्फ्लुएंस ना हो तो जो टोटल जो एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी या फिर बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट होगी एज पर दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको मैं कैसा फाइंड आउट करूँगा। पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक, पूरे प्रोसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको मैं कैसा फाइंड आउट करूँगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक के जो किया गया जो वर्क डन है मैं उसको फाइंड आउट करूँगा। जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक के जो किया गया जो वर्क डन है मैं उसको फाइंड आउट करूँगा, जो कि मुझे बता देगा कि पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। तो जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स से मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स तक के कितना वर्क डन किया गया है, या फिर बोल सकता हूँ जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक के कितना वर्क डन किया गया है, वो मुझे बता देगा कि पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट होती है वर्क डन के ऊपर। अगर पूरे प्रोसेस में वर्क डन अगर ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, वर्क डन कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर कम होगी। अगर वर्क डन जीरो होता है तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो। वर्क डन जीरो होता है तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है सबसे पहला वो बिहेवियर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है या फिर जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस स्टेटमेंट को एक बाजू रखते हुए हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया पॉइंट है, पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज और यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट बी और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर और हम लोग मान लेते इन्फिनिटी। यहाँ पर एक चीज़ कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मान लेते दो चार्जेस अगर रिसाइड कर रहे हैं दो पॉइंट पर, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, मान लेते पॉइंट ए पर है सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड है कैपिटल लेटर क्यू, पॉइंट बी पर है टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड है स्मॉल लेटर क्यू। तो ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज है दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कूलम्बिक फोर्स। अगर ये टेस्ट चार्ज अगर इन्फिनिटी पर अगर लाया करता है या फिर बोल सकते हैं अगर ये टेस्ट चार्ज अगर इन्फिनिटी में होता है तो उस केस में जो कूलम्बिक फोर्स होगा वो होगा जीरो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कूलम्बिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा अगर ये टेस्ट चार्ज अगर इन्फिनिटी पर रिसाइड करता है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के हिसाब से, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज और ये है पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनफाइनाइट डिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे हमने रखा एक टेस्ट चार्ज जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है स्मॉल लेटर क्यू। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे रखने का रीज़न ये होता है कि इन्फिनिटी पर ये जो सोर्स चार्ज होगा टेस्ट चार्ज पर जीरो फोर्स लगाएगा। तो जीरो फोर्स से मैक्सिमम फोर्स तक के जो किया गया जो वर्क डन होगा वो हमें बता देगा कि पूरे प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ये वाले एग्जाम्पल में, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक या फिर बोल सकते हैं जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स से मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स तक के जो वर्क डन किया गया है पूरे प्रोसेस में हमें बता देगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इन्फिनिटी कंसीडर करने का रीज़न यही होता है कि जो इन्फिनिटी पर जो फोर्स होता है वो होता है जीरो। तो जीरो फोर्स से मैक्सिमम फोर्स तक या फिर बोल सकते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक के जब हम लोग ये चार्ज को इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो हमें बता देगा कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। अब तक के हमें समझ में आ गया होगा हम लोग इन्फिनिटी क्यों कंसीडर करते हैं। इन्फिनिटी पर जो कूलम्बिक फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज, पॉइंट बी दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है आर। यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन्फिनिटी पे हमने रखा टेस्ट चार्ज। तो हम लोग ये जो टेस्ट चार्ज होगा इसको हम लोग लेके आएंगे पॉइंट बी पर। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा चार्ज में स्टोर हो जाएगा पॉइंट बी पर एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर पूरे प्रोसेस में अगर हम लोग वर्क डन ज़्यादा करते हैं तो ये चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये चार्ज में स्टोर पॉइंट बी पर वो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा अगर पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन ज़्यादा होता है तो। और अगर पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन कम होता है तो ये चार्ज में स्टोर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम लोग कितना काम करेंगे एक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने, तो जो वर्क डन होगा वो चार्ज में स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेफिनेशन के हिसाब से अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लेके आएंगे और वो जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा चार्ज में स्टोर हो जाएगा। हम लोग मोर टेक्निकली ऐसा भी बोल सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के सिस्टम या फिर बोल सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम में वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएंगी जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे तब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हम लोग जो वर्क डन करते हैं जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आते हैं तो हम लोग जो वर्क डन करते हैं वो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होता है। जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सोर्स चार्ज होगा जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है प्लस क्यू, ये टेस्ट चार्ज पर लगाएगा फोर्स और वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो जब हम लोग ये टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पर लेके आएंगे या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे तो उस केस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड कम होता है तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कम होगा। वर्क डन कम होने की वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। और पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन ज़्यादा होता है तो चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा होने की वजह से जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया 2 कूलम का चार्ज। ये वाले एग्जाम्पल में हमने माना ये है 2 कूलम का चार्ज सोर्स चार्ज, और यहाँ पर भी हमने 2 कूलम का टेस्ट चार्ज माना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। ऑब्वियसली जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स ऑफर करेंगे, मतलब एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे।
अभी हम लोग मान लेते हैं ये जो सोर्स चार्ज है वो है 12 कूलम का और जो टेस्ट चार्ज है वो भी है 12 कूलम का। तो ये वाले केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के बीच वो ज़्यादा होगा, और ये वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों केस में वो कम होगा। तो ये वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स ज़्यादा है और ये वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स कम है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम है और ये वाले केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से हम लोग जो वर्क डन करेंगे चार्ज को इन्फिनिटी से पूरे इलेक्ट्रिक सिस्टम में लाने के लिए, वो जो वर्क डन होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और वो वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और अगर वर्क डन कम होगा तो ये चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। जैसे कि हमें पता है जो वर्क डन होता है बराबर में होता है पोटेंशियल एनर्जी के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंडेंट है वो वर्क डन के ऊपर। अगर वर्क डन ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, वर्क डन कम तो पोटेंशियल एनर्जी कम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रिलेशन होता है कुछ इस तरीके का होता है, 1/4πε0 सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r। सिमिलरली वर्क डन के लिए भी सेम रिलेशन होगा, 1/4πε0 सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ। अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। उसका रीज़न ये है, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, अगर ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और वो जो वर्क डन होगा जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स कम होगा, और हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। वर्क डन कम होने की वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कम होगा। तो अगर हम लोग देखें, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज मोर then electrostatic force offered by the charges will be more, that is electrostatic repulsion force will be more, due to which work done against these forces will be more, hence electric potential energy of the system electric system will be more। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के साथ। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर हम लोग किसका डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का। अगर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का। तो एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। यहाँ पर भी हमने माना ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए पे हमने रखा सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड है कैपिटल लेटर क्यू। यहाँ पर भी हमने रखा सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड है कैपिटल लेटर क्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ज़्यादा, और ये वाले केस में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कम। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कंसीडर किया इन्फिनिटी। यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इन्फिनिटी और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब इन्फिनिटी और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर अगर हम लोग चार्ज को लेके आते हैं, और यहाँ से भी अगर हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज को पॉइंट बी पर लेके आते हैं, तो दोनों केसेस में हम लोग कौन से वाले केस में ज़्यादा वर्क डन करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग ये वाले केस में ज़्यादा वर्क डन करेंगे। तो ये वाले केस में वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से ये चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है अगर वर्क डन ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। सिमिलरली ये वाले केस में वर्क डन कम होगा, वर्क डन कम होने की वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। ये वाले केस में वर्क डन कम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो है कम। ये वाले केस में वर्क डन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। सिमिलरली अगर डिस्टेंस कम होता है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चार्ज में स्टोर
या फिर वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर, मोर टेक्निकली उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम लोग जब चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक सिस्टम में लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो जो वर्क डन होगा वो चार्ज में स्टोर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट में हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट। अलग अलग पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। तो कैसे अलग अलग होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है कैपिटल लेटर क्यू। यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, पॉइंट एफ, पॉइंट ई एंड पॉइंट जी, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस हमने कंसीडर किया। तो हम लोग मान लेते ये पॉइंट डी और हम लोग मान लेते ये पॉइंट ई। हम लोग चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट डी पर और हम लोग चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से पॉइंट ई पर। तो दोनों केसेस में हम लोग कौन से केस में वर्क डन ज़्यादा करेंगे? तो जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट डी पर लेके आएंगे तो ये वाले केस में जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। जब इन्फिनिटी से पॉइंट डी पर लेके आएंगे तो ये वाले केस में वर्क डन ज़्यादा होगा। वर्क डन के वजह से चार्ज में स्टोर पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली जब इन्फिनिटी से पॉइंट ई पर लेके आए तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कम होगा। वर्क डन कम होने की वजह से चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ई पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो अलग अलग पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अलग अलग पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिहेवियर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी जो यूनिट होती है वो होती है जूल।